नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब तक भीमेश्वरी गांव में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद अब उसे वही कबूतर मिलता है जो कि किंग के साथ था। अब उसे देखकर अब यहाँ पर स्वाति कहती है, क्या तुम्हें कविनावंतिका के घर का पता है? तो वो कबूतर भी अब उसे वहां पर उसे लेकर आ जाता है। स्वाति जब यहाँ पर आती है तो दरवाजे पर यहाँ पर 2 सांप थे। उन सांपों को देखकर अब स्वाति उन्हें हटाने लगती है। तो अब यहाँ पर वो कबूतर कहता है, प्लीज आप अपना फेस मास्क हटाइए। ये सुनते ही स्वाति भी अब अपना फेस को रिवील कर देती है। जैसे ही उन्होंने सांपों ने वहाँ पर उनके चेहरे को देखा तो वो अब अपने आप ही नीचे की तरफ जाने लगते हैं, मानो उन्होंने स्वाति को पहचान लिया हो। इधर उनके इस रिएक्शन पर तो अब स्वाति भी काफी हैरान थी कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो ये सांप उसे बिना कुछ कहे ही अपने आप ही यहाँ से चले गए। तो उसके ऊपर अभी यहाँ पर कुछ गिरता है जिससे स्वाति को एकदम से ही खांसी आने लगती है और अब वो कबूतर अभी अंदर आकर इधर उधर उड़ने लगता है। यहाँ स्वाति अब अपने मन में ही सोचती है, आखिर मुझे इस जगह से इतना अपनापन सा क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों मैं ये समझ नहीं पा रही। यहाँ स्वाति अभी अपने ही कसम में थी कि तभी उसकी नजर अब सामने बने हुए एक दरवाजे पर जाती है। फिर से उस एक और दरवाजे को देखकर अब स्वाति उसी तरफ जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर बूढ़ी अम्मा जो कि अभी अपने मन में ही सोचती है कि अनंता के रूम की तो सफाई हो गई है, अब एक बार अवंतिका के घर भी हो आती हूँ, क्योंकि ये बूढ़ी अम्मा यहाँ पर अवंतिका के घर को साफ कर चुकी थी। लेकिन वो अभी यहाँ पर अनंता के घर को तो साफ कर चुकी थी, लेकिन अवंतिका के घर के लिए आना चाहती थी और कहती है, वैसे भी उसके घर जाने से तो सच में मुझे बहुत ही डर लगता है, लेकिन वो क्या है ना कि जाना तो पड़ेगा ही। अरे आज के वक्त में या चाहे हमारे वक्त में भी इंसान जहाँ अपने ही खून को नुकसान पहुँचाने से नहीं डरते हैं, क्योंकि चाहे मैं आज की बात करूं, आज में तो ये और भी बुरा हाल हो रखा है। और जब हमारा टाइम था तो भी उदाहरण कितने बड़े बड़े मेरे सामने हैं। लेकिन यहाँ पर रानी साहिबा तो जानवरों से लगाव रखती थी। अरे सच में पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी, उसे तो जानवरों से भी इतना प्यार था। यही सोचकर ही वो बूढ़ी अम्मा कहती है, क्या जरूरत थी उसे इतना दूर घर बनाने की। अरे मेरी तो अब उम्र हो गई है। अरे मैं बुढ़िया आज हूँ कल नहीं, पता नहीं मेरे जाने के बाद इस गांव का क्या होगा। मुझे लगता है मेरे मरने के बाद तो इस गांव का नामो निशान ही नहीं बचेगा। मुझे तो लगता है ना अवंतिका का यहाँ पर घर कहीं नजर आएगा, ना ही अनंता का। हे महादेव, अब आप ही कुछ करो, इस गांव को हमारे महाराज ने बसाया था। मैं इस तरह से इस गांव को अपनी आंखों के सामने ही इसे ऐसे उजड़ता हुआ नहीं देख सकती। यहाँ अपने आप में ही बातें करते हुए ही वो बूढ़ी अम्मा जब अवंतिका के घर के पास आ गई तो यहाँ पर आने के बाद उसे थोड़ा सा अजीब लगा। ये और दिनों के बहुत ज़्यादा अजीब था। अब वो यहाँ पर पहुँचने के बाद सोचती है, कहीं कोई दुश्मन तो नहीं घुस गया है उनके घर में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आज तक तो कोई भी इस घर के अंदर नहीं घुस पाया है, क्योंकि बूढ़ी अम्मा भी जब भी यहाँ पर इस घर के पास आती थी तो वो इसी दरवाजे से वापस लौट जाती थी जहाँ पर ये सर्प रहते थे, क्योंकि वो सर्प के आगे, उन साफों से आगे वो कभी भी नहीं गई थी, तो इसलिए वो बस वहाँ से वापस चली जाती थी। लेकिन आज उसे ये सब देखकर काफ़ी अजीब लग रहा था और ये कहती है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ करना होगा। वो दुश्मन इस तरह से घर में नहीं घुस सकते हैं। और ये कहते हुए ही बूढ़ी अम्मा अब अपने हाथ में लिए हुए उस डंडे को उठा कर और भी चौकसाई के साथ उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है। और अब वो बड़े ही ध्यान से धीमे धीमे कदमों से अब उस घर के अंदर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने अपने मन में सोच लिया था, चाहे इस घर में कोई भी दुश्मन क्यों ना घुसा हो, जब तक उसके प्राण है तब तक वो किसी को भी ऐसे नहीं घुसने देगी और वो अपने डंडे से उसके ऊपर वार करेगी।
वो भी यही सोच रही थी कि भले मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन मैं इन दुश्मनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अरे समझ में ही नहीं आता ये लोग चाहते क्या हैं, जब लेते हैं यहाँ पर आ जाते हैं। ये कहते हुए ही अब वो जैसे ही दरवाजे के पास आती है तो सामने दरवाजे को देखकर तो बूढ़ी अम्मा एकदम से ही हैरान हो जाती है। और अब वो सोचती है आज जो कोई भी होगा, अगर आज या तो वो मरेगा या फिर मैं, क्योंकि अब इन दोनों में से एक तो जरूर मरेगा। मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, या फिर अगर वो ताकतवर होगा तो वो मुझे ही मार देगा। ये कहते हुए ही जैसे ही वो यहाँ से इस दरवाजे के अंदर आती है तो वो देखती है कि जिस रूम का दरवाजा कभी वो भी नहीं खोलती है, आखिर उसे खोला किसने, क्योंकि इसे तो कभी बूढ़ी अम्मा ने भी नहीं खोला था। ये वही दरवाजा था, वो सरप वाला। यही सोचकर अब वो जैसे ही उस दरवाजे के पास जाती है तो कोई शख्स वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो बड़े ही ध्यान से इस रूम की हर एक चीज को देख रहा था। ये सब देखकर अब वो बूढ़ी अम्मा अब अपने डंडे को उठाकर अब उसे अचानक से पीछे से वार करने ही वाली थी कि तभी स्वाति मल्होत्रा, जो कि बड़े ही ध्यान से अभी इस रूम को देख रही थी, स्वाति मल्होत्रा को अब किसी को अपने पीछे आने का एहसास होता है और साथ के साथ उसे एहसास भी होता है कि जो कोई भी उसके पीछे है वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है। इसलिए इस एहसास के महसूस होते ही स्वाति मल्होत्रा अब जल्दी से पीछे मुड़कर अब उस डंडे को अचानक से पकड़ लेती है, इससे पहले कि वो बूढ़ी अम्मा उसके ऊपर वार करती। और अब वो कहती हैं, कौन है आप? अरे इस तरह से अटैक करने का क्या मतलब है? स्वाति की इस बात पर वो बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम कौन हो? और तुम इस वक्त हमारे यहाँ रानी के घर में क्या कर रही हो? अरे हमारी रानी के घर के हमारे रानी के घर में आने की हिम्मत कैसे हुई बताओ? मुझे क्या चुराने आई हो तुम? देखो मैं भी कहती हूँ मेरी रानी के घर से अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब बड़ी बड़ी आंखों से अब उस अम्मा की तरफ ही देखने लगती है। ये कहते हुए वो बूढ़ी अम्मा अभी बिल्कुल ही स्वाति के पास थी और इधर स्वाति अब उसे देखकर अब यहाँ पर अचानक से उस बूढ़ी अम्मा को दूर करने के लिए उन्हें एक हल्का सा धक्का दे देती है, क्योंकि अभी स्वाति को भी इस बूढ़ी अम्मा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। और वो यहाँ पर अब नीचे गिर जाती है और जैसे ही अब ऊपर की तरफ वो देखती है तो सामने जो चेहरा अब बूढ़ी अम्मा के सामने आया उसे देखकर तो अब ये बूढ़ी अम्मा जमीन पर गिरे हुए ही बस उसे ही देखती रहती और अब अचानक से उसके मुंह से निकलता है, अनिका तुम? अब बूढ़ी अम्मा के मुंह से ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा को ये थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है कि आखिर ये बूढ़ी अम्मा अनिका को कैसे जानती है। और अब अपने इस सवाल का जवाब जानने के लिए अब स्वाति कहती है, आप अनिका को कैसे जानती हैं? स्वाति की इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, अनिका से मैं क्या प्यार करती हूँ? अरे उसके पीछे एक वजह है जो मैं उसे जानती हूँ। अरे वो बच्ची मुझे अवंतिका और अनंता के का एकदम से मेल लगती है। उसे देखकर तो सच में ऐसा लगता है कि मानो हमारी रानी अवंतिका हमारे सामने खड़ी हो। वैसे मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? अरे तुम्हें इस बात से क्या लेना देना है? बस तुम अभी ये बताओ कि तुम हो कौन? तुम्हारी शकल उसके हूबहू क्यों नजर आ रही है? तुम्हें हमारे दुश्मनों ने तो नहीं भेजा है ना? देखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अगर हमारे दुश्मनों ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो या तो अभी के अभी चली जाओ, नहीं तो तुम आज मेरे हाथों से पक्का मरोगी। और ये कहते हुए ही बूढ़ी अम्मा अब स्वाति मल्होत्रा के ऊपर एक बार फिर से अब अटैक करने लगती है, क्योंकि बूढ़ी अम्मा तो अभी स्वाति को दुश्मनों का है की ही टीम में समझ रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने स्वाति पर फिर से अटैक किया तो खुद यहाँ पर स्वाति भी खुद का बचाव करते हुए ही बूढ़ी अम्मा को अब खुद से दूर फिर से कर देती है। और अब वो कहती है, देखो मैं कोई दुश्मनों की टीम में नहीं हूँ। तो अब उसकी इस बात को सुनकर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम उनकी टीम में नहीं हो? अरे बताओ मैं कैसे यकीन करूँ? न जाने कितने ही दुश्मन इस ताक में बैठे हुए हैं उन सब के बारे में जानने के लिए। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा अचानक से कहती है, मैं उनकी बेटी हूँ और मैं अनिका की माँ हूँ, जिस अनिका को आप जानती हैं। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब बूढ़ी अम्मा बड़ी ही
ही हैरानी के साथ बस अब स्वाति मल्होत्रा को ही देख रही थी। मानो सच में उसके कान शायद बस इसी बात को ही सुनने के लिए तरस रहे थे। और अब वो अपनी हैरानी में से अब बाहर आते हुए अब कहती है, तुम अवंतिका की बेटी हो क्या? क्या सच में? मेरा मतलब है कि तुम वही महादेव का वरदान हो। प्लीज अगर ये सच है तो प्लीज एक बार और कहो, क्योंकि इस बूढ़ी अम्मा को अब अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरी उस रानी की बेटी ही हो। अब यहाँ पर बूढ़ी अम्मा सच में काफ़ी खुश हो जाती है। उसे अब स्वाति की कही हुई बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और अब वो अपनी खुशी में कहती है, देखो मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि अवंतिका और कितनी अवंतिका ने एक तुम्हें पाने के लिए कितनी तपस्या की थी। अरे अपनी बेटी के लिए तो उन्होंने सच में ऐसी तपस्या की थी जो शायद किसी इंसान के बस के बात भी ना हो। इसलिए वैसे तुम तो उनके जैसी ही दिखती हो, लेकिन तुम उनकी बेटी कैसे हो सकती हो? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। बूढ़ी अम्मा ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा के आंखों से अब खुशी से आंसू भी गिरने लगते हैं। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, आप वो सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप मुझे कवि अवंतिका के बारे में क्या कुछ बता सकती हैं। स्वाति की इन बात को सुनकर अब बूढ़ी अम्मा फिर से स्वाति की तरफ हैरानी से देखती है कि आखिर अगर वो उसकी बेटी है तो वो उसके बारे में क्या जानना चाहती है, क्योंकि बूढ़ी अम्मा को अभी इस मामले में नहीं पता था। इसलिए वो हैरानी से अब स्वाति को देखती है। तो यहाँ पर स्वाति अपनी बात को बदलते हुए कहती है, वो मेरा मतलब है कि वो कौन थी और वो पीरामल रियासत की रानी कैसे बनी थी, सब कुछ। क्योंकि देखिए मुझे ये सब कुछ नहीं पता है। ये सुनते ही अब बूढ़ी अम्मा अब स्वाति को अभी भी हैरानी से ही देखती है और वो कहती है, देखो मुझे सच बताना, तुमको कोई बहरूपिया हो ना? अरे तुम अपने आप को उसकी बेटी बता रही हो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में ये सब नहीं पता। बूढ़ी अम्मा की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अरे नहीं, वो आप गलत समझ रही हैं। वो बदनसीब बेटी तो मैं ही हूँ, जिसे अपनी माँ के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है। इसलिए ही मैं बदनसीब हूँ और इसलिए मैं अपनी माँ के बारे में जानने के लिए निकली हूँ। इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, क्या तुम्हें सच में जानना है कि कवि अवंतिका के बारे में? इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो यहाँ पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, पहले इस घर को तुम रहने लायक बनाओ, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। और हाँ, ये रूम सिर्फ अवंतिका का है। वैसे तो वो बहुत कम है यहाँ पर, वैसे तो वो बहुत कम ही यहाँ पर रहती थी, लेकिन हाँ वो इस रूम में ही ज़्यादा रहती थी, इसलिए ये रूम बस उसी का ही है। बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है, मैं ये सब साफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ साफ करने के लिए तो आपने कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए आप मुझे कुछ साफ करने के लिए दीजिए। ये सुनते ही अब बूढ़ी अम्मा कहती है, मैं क्या कुछ करूं? वैसे तुम अगर अवंतिका की बेटी हो तो तुम्हारा भाई कहाँ पर है? वो छोटा सा धनंजय, क्या तुम उसे अपने साथ नहीं लेकर आई? ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि धनंजय भाई अब छोटे नहीं हैं, उनके तो 11 से 12 साल के छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन भी है। स्वाति की ये बात सुनते ही अब बूढ़ी अम्मा कहती है, सच में वक्त भी पंख लगा कर उड़ जाता है ना? अरे वो अगर मेरे सामने भी आ जाएगा तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाऊंगी। सही कहा तुमने। और ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आए थे अपने 3 दोस्तों के साथ। वो यहाँ पर आए तो थे, अगर आपने उन्हें देखा हो तो वो अपने दोस्त करण, महेंद्र पीरामल और राजीव गुलेरिया और धनंजय पीरामल, ये चारों एक साथ यहाँ पर आए थे। आपको कुछ याद आया? ये सुनते ही अब बूढ़ी अम्मा अब अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहती है, ये नाम तो मुझे कहीं सुना सा लगता है। एक मिनट। अब यहाँ पर बूढ़ी अम्मा अब थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालती और कुछ सोचने की कोशिश करती है। कुछ देर तक सोचने के बाद अब यहाँ पर बूढ़ी अम्मा अब अचानक से कहते हैं, हाँ, अभी याद आया। अरे मुझे वो इंद्रजीत पीरामल धोखेबाज के बेटे। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा
स्वाति ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, आप इंद्रजीत पीरामल से नफरत करने में इतना बिजी हो गई थी उस समय कि आपको ये भी याद नहीं रहा कि धनंजय पीरामल अवंतिका के ही बेटे हैं, क्योंकि उस समय वो चारों इकट्ठे ही आए थे। इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, अरे अरे मेरे सामने उस इंद्रजीत पीरामल का नाम मत लेना, वो अब चलो अपना काम करो, क्यों उसका नाम लेकर अपना मूड खराब करना। और हाँ, इस घर में छोटे छोटे जानवर भी रहते हैं, देखो उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना, वैसे लेप बनाना आता है ना। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं अब वो बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम अभी अपने काम में लगो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। उस बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है, वैसे यहाँ पर पानी आता है। इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, अवंतिका की बेटी होना तो लगाओ अपना दिमाग, तब अब तुम खुद ही देखो कि पानी कहाँ से मिल सकता है। ये कहते हुए ही वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, आज मुझे पता चला कि मैं नेचर लवर कैसे हूँ, सच में, क्योंकि मेरी माँ कितनी बड़ी नेचर लवर थी, इसलिए उसके वो कुछ जेनेटिक गुण मेरे अंदर आए हैं, और यही गुण फिर मेरे साथ अनिका में भी आए हैं। अनिका भी बिल्कुल वैसी ही है, अरे ये तो हमारे खून में ही है। और ये कहते हुए ही स्वाति अब यहाँ पर अब अपने काम में लग जाती है। एक तरफ जहां पर स्वाति मल्होत्रा अवंतिका के इस घर को साफ कर रही थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली में मल्होत्रा हाउस में लक्ष्य की माँ भी यहाँ पर नानी माँ से कहती है कि अनिका कहाँ पर है। इस बात पर अब नानी माँ कहती है, बस वो भी आती ही होगी, वैसे आप अनिका के बारे में क्यों पूछ रही हैं। नानी माँ की इस बात पर अब लक्ष्य की माँ कहती है, अरे वो करिश्मा को संभालने के लिए, अगर वो होती तो यहाँ करिश्मा को संभाल लेती, बेचारी बच्ची जब से अपनी माँ के बारे में इसे पता चला है ना, ये तब से रोए ही जा रही है, क्योंकि अब तक करिश्मा को भी अपनी माँ शीला के बारे में पता चल गया था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए अब वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। हालांकि यहाँ पर सबने उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर भी रोने से चुप हो ही नहीं रही थी। या उन्होंने ये कहा ही था कि तभी अब सभी के कानों में आवाज़ आती है, माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा काम आ गया था। जैसे ही ये आवाज़ जब सभी के कानों में आई तो सभी अब उस दिशा में देखने लगते हैं। जैसे ही सब उस तरफ देखते हैं तो सामने स्टेयरकेस से अनिका ही खुद नीचे आ रही थी, और वो जैसे भी यहाँ पर सभी के पास आती है तो अब एक लेडी उससे कहती है, अनिका जरा अपनी बहन को तो संभालो, देखो वो तब से रोए जा रही है, इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। उस औरत की इस बात पर अब अनिका, जो कि यहाँ पर अभी एनी आई थी, क्योंकि अनिका ने एनी को अपनी जगह पर बुला लिया था, तो अब यहाँ पर एनी कहती है, अभी उसे रोने दीजिए, क्योंकि रोने से देखो मन थोड़ा सा हल्का होता है। अगर वो अपना दर्द अपने अंदर ही छुपा कर ही रखेगी तो ये उसकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं होगा, और इन फ्यूचर भी उसके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए वो अभी जितना रोना चाहती है उसे अभी रोने दीजिए। और ये कहते हुए ही अनिका अब करिश्मा के बगल में जाकर बैठ जाती है। तो वहीं करिश्मा भी यहाँ पर जब अनिका को अपने पास आकर बैठता हुआ देखती है तो वो रोते हुए ही अब अनिका को एक हक कर लेती है, और अब और भी जोर जोर से रोने लगती है। तो वहीं अनिका यानी कि एनी अभी उसके सिर पर अब अपना हाथ फेरने लगती है। इधर स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर के सामने करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल की गाड़ी अब आकर रुकती है। जैसे ही यहाँ पर इनकी गाड़ी आकर रुकती है तो वो दोनों अब अंदर आ जाते हैं। तो उन्हें अर्जुन सिंह अब सामने दिखाई देते हैं। अर्जुन सिंह को देखकर वो दोनों सबसे पहले उसके पास जाते हैं और अर्जुन सिंह से कहते हैं, वो इंस्पेक्टर हमें आपकी हेल्प चाहिए। इस बात पर अब अर्जुन सिंह कहते हैं, अरे आप दोनों का काम तो हो गया था ना, वो मेरा मतलब है कि वो दोनों बॉडी तो गुलेरिया हाउस पहुंच गई हैं, तो अब आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हम अभी किसी से मिलना चाहते हैं, आई होप कि विजिटिंग आवर खत्म नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर उनकी इस बात को सुनकर अब अर्जुन सिंह कहते हैं, आप चल कर बैठिए, मैं भी राजीव गुलेरिया को वहाँ पर भेजता हूँ। क्योंकि उनकी इन बात को सुनकर अब अर्जुन सिंह खुद से ही समझ जाते हैं कि आखिर वो यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हैं।
ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हम यहाँ पर राजीव से मिलने के लिए नहीं आए हैं। वो क्या है ना कि हम तो यहाँ पर, उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी अब वो करण गुलेरिया की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, देखिए हमें सिर्फ महेंद्र पीरामल से ही मिलना है, ना कि राजीव से। और हाँ, उसे लाते वक्त वहाँ पर कहना मत कि हम यहाँ पर उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर तुम उन्हें बता दोगे कि हम दोनों महेंद्र का यहाँ पर वेट कर रहे हैं तो शायद वो यहाँ पर आना नहीं चाहेगा। उसके इस बात पर अब अर्जुन सिंह कहता है, वैसे आपको पता है ना कि आप दोनों के पास सिर्फ 15 मिनट ही होंगे उनसे बात करने के लिए, इससे ज़्यादा समय मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, डोंट वरी, 15 मिनट हमारे लिए काफ़ी है। ये कहते हुए ही वो दोनों अब उस रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब अर्जुन सिंह अपने फ़ोन को निकाल कर अब एक मैसेज टाइप करने लगते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था, और सर यहाँ करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल आए हुए हैं, आप चाहें तो उनसे अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। इस मैसेज को लिखने के बाद अर्जुन सिंह यहाँ पर इस मैसेज को इंस्पेक्टर अब्बास के नंबर पर सेंड कर देते हैं और अब वो उस सेल की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर राजीव गुलेरिया और महेंद्र पीरामल दोनों को ही यहाँ पर बंद करके रखा गया था। वहाँ उस सेल में जाने के बाद अब वहाँ जाने के बाद अब अर्जुन सिंह महेंद्र पीरामल से कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, वो आपसे मिलने के लिए आपके दोस्त आए हैं। अर्जुन सिंह ने जैसे ही ये कहा, ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, देखिए मैं तो अपने दोस्त के साथ ऑलरेडी हूँ, तो मुझसे मिलने मेरा कौन सा दोस्त आ गया है। देखिए मेरा तो बस एक ही ये जिगरी दोस्त है और किसी दोस्त को मैं नहीं जानता। महेंद्र पीरामल की इस बात पर अब अर्जुन सिंह कहते हैं, आप चलिए, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप एक बार अपनी आंखों से जाकर तो देखिए कि कौन दोस्त आया है। और ये कहते हुए ही अर्जुन सिंह अब महेंद्र पीरामल को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। इधर महेंद्र पीरामल को भी अभी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उसके कौन से दोस्त आए हैं। वो एक बार सवालिया नज़रों से राजीव गुलेरिया की तरफ देखते हैं, तो एक बार यहाँ पर अर्जुन सिंह की तरफ, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए वो उसके साथ जाने लगते हैं। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो दोनों जैसे ही उस रूम में आते हैं जिस रूम में यहाँ पर धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया बैठे हुए थे। तो वहाँ पर जैसे ही महेंद्र पीरामल आए तो उन्होंने जैसे ही इन दोनों को देखा, तो उन दोनों को देखकर अब महेंद्र पीरामल अब अचानक से ही वहाँ पर से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इन दोनों का सामना नहीं करना चाहते थे। तो वहीं अर्जुन सिंह ने ये पहले से ही भाप लिया था। जैसे ही वो अपने कदमों को पीछे करते हैं तो अब अर्जुन सिंह अचानक से महेंद्र पीरामल को पकड़ लेते हैं और अब वो उन्हें रोकते हुए ही कहते हैं, देखो महेंद्र, भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अर्जुन सिंह की इस धमकी पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, अरे नहीं, मैं भाग कर जेल में ही जा रहा हूँ, मैं कहीं बाहर छूट कर नहीं जा रहा हूँ, मुझे बस वापस अपनी जेल में जाना है। महेंद्र की इस बात पर अब अपनी जगह से उठकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, थैंक यू अर्जुन सिंह। और ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया महेंद्र पीरामल के हाथ को पकड़कर अब उसे टेबल के पास लेकर आकर उसे चेयर पर बिठा देते हैं और खुद अब उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर अर्जुन सिंह कहता है, आप सभी अभी बातें कर लीजिए, मैं यहीं पर ही हूँ। और ये कहते हुए ही अब वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर अब उनके जाने के बाद अब धनंजय पीरामल अब अपने भाई को ही घूर कर देख रहे थे और अब कुछ समय तक उन्हें देखने के बाद अब धनंजय कहते हैं, अच्छा तो महेंद्र, तुमने और राजीव ने मिलकर शीला को मारा है ना। अब धनंजय की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, हाँ भाई, आपको कोई शक है क्या कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखो भाई, आप भूलो मत, हम उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये करना कोई बड़ा मुश्किल काम तो नहीं था। क्या आपको फिर भी हमारे ऊपर शक हो रहा है। महेंद्र की इस बात पर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, अच्छा तुम दोनों ने मारा है, तो जरा मुझे बताना कि तुम दोनों ने उसे कैसे मारा है। धनंजय की इस बात को सुनकर अब महेंद्र पीरामल एकदम से तो हड़बड़ा जाते हैं और अब वो कहते हैं,
ये कोई पूछने की बात थोड़ी ही ना है भाई, हमने उसे खंजर से मारा है, ये तो सबको पता ही है। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। अरे शीला को खंजर से नहीं बल्कि शीला को गोली से मारा गया है। करण की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल हैरानी से बस करण गुलेरिया को ही देख रहे थे और अब उसे देखते हुए अब वो अपने मन में ही कहते हैं, ये क्या बात हुई। अरे इंस्पेक्टर अब्बास ने तो इंटेरोगेशन में कहा था कि शीला को खंजर से मारा गया है। हाँ तो फिर अब उसे गोली से कैसे मारा गया। कहीं एक मिनट, कहीं भाई और करण मिलकर मुझसे सच तो नहीं जानना चाहते हैं ना। कहीं ये दोनों मुझे एक ट्रैप में लेकर मेरे मुंह से सारी बातें तो नहीं निकलवा लेंगे। ये तो गलत बात है। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे ये सब करने से मना किया है। उसने मुझे साफ साफ कहा है कि मुझे किसी को कुछ भी नहीं कहना। ये दोनों चाहे कितना भी ट्राई कर लें, मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा। या महेंद्र पीरामल को अब ऐसे कुछ सोचता हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा महेंद्र। क्या तुम हमारा काम करने के लिए रेडी हो। जैसे ही धनंजय ने ये सब महेंद्र से कहा तो महेंद्र अब एकदम से हड़बड़ा जाता है कि अब पता नहीं ये दोनों दोस्त मिलकर उसे कौन सा काम कहेंगे। इसलिए वो यहाँ पर हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा। और वैसे भी आप भूल गए हो क्या, मैं तो जेल में हूँ। तो बता, मैं जेल में रहकर कैसे आपका काम कर सकता हूँ। महेंद्र की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, राजीव के पास इस वक्त शीला को मारने की कोई वजह नहीं है। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं भाई। हाँ अरे आप तो जानते ही हैं ना कि शीला ने उसके दोनों ही बच्चों को मारा है। हाँ तो उसके पास तो एक बहुत बड़ी वजह है। ऐसा रिएक्शन तो हर बाप का हो सकता है ना। जब किसी बाप को पता चलेगा कि उसके दोनों ही बच्चों को किसी औरत ने मार दिया तो क्या वो उस औरत से बदला नहीं लेना चाहेगा। अरे वो इंसान तो उसे तभी के तभी मार देगा। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो महेंद्र। तुमने हर बाप के बारे में कहा है। हाँ ऐसा हर बाप कर सकता है, लेकिन उस बाप को ये सब नहीं हो सकता जिसे पहले से ही पता हो कि उसके दोनों बच्चे जिंदा हैं। क्योंकि यहाँ पर ये काम तो वही करेगा ना जिसे सच में पता हो कि उसके बच्चे मर चुके हैं। और राजीव के केस में तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि राजीव को तो पहले से ही पता था कि उसके बच्चों को कुछ नहीं हुआ है। करण की ये बात सुनते हुए तो बस महेंद्र पीरामल बस फटी हुई आंखों से ही अब करण गुलेरिया को ही देख रहे थे, क्योंकि उसे अब यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में इन दोनों को पता था कि राजीव को पता है कि उसके दोनों बेटे जिंदा है। और इधर महेंद्र पीरामल को इस तरह से हैरानी में देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हैरान होने की बात नहीं है महेंद्र, हम सब कुछ जानते हैं। इसलिए अब चलो बताओ, तुम हमें ओरिजिनल सबूत को मिटाकर डुप्लीकेट प्रूफ क्यों बनाए हैं। हाँ ये सब करके क्या साबित करना चाहते थे, और सारे सबूत राजीव के खिलाफ क्यों किए हैं। इसमें तुम दोनों का क्या मोटिव है, ऐसा करके तुम दोनों का क्या मिलने वाला है। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं आप भाई। हाँ आप दोनों, मेरे ख्याल से आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। देखो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमने सच में उसे खंजर से मारा है और ये बात सच है। और वैसे भी जो काम हमने किया है हम बस उसी की सजा के लिए यहाँ पर हैं। अगर हमने ये काम नहीं किया होता तो हम यहाँ पर क्यों ही होते। अब उसकी इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, महेंद्र तुम झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में काफ़ी माहिर रहे हो, और तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी अगर मैं सच कहूँ तो पापा से ही आई है, वो भी जेनेटिक। उनकी भी तो यही आदत थी ना, क्योंकि वो झूठ को सच बड़ी आसानी से बना देते थे और वो सच को झूठ बस कुछ ही सेकंड में। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं भाई। हाँ मैं कुछ समझा नहीं। देखिए आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए, इस तरह से बातों को घुमा फिरा कर मत कहिए। महेंद्र की इस बात पर अब धनंजय पीरामल अब उन्हें अपने प्लान बताने लगते हैं। तो वहीं इंस्पेक्टर अब्बास भी अब तक उस रूम के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास को अर्जुन सिंह का मैसेज मिल गया था। आज इंस्पेक्टर अब्बास भी सब कुछ जानना चाहते थे और भी वो यही सोचते हैं
कि इस बार मैं इन्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। अरे अगर उस दिन हमें शीला के बारे में पता नहीं चलता तो मुझे कल ही पता चल जाता। अब तो मैं सच जान कर ही रहूंगा। यहाँ बाहर खड़े इंस्पेक्टर अब्बास, बस्करन गुलेरी और धनंजय पीरामल के ही बाहर आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अभी महेंद्र पीरामल से मिल रहे हैं। इसलिए इन तीनों के बीच में हो रही वार्तालाप में उन्होंने दखल देना सही नहीं समझा। तो वहीं दूसरी तरफ इधर अनिका भी अब तक मनाली पहुंच गई थी, और वो क्योंकि अनिका को जल्द से जल्द मनाली पहुंचकर यहाँ पर अनिकरण फार्मेसी को बचाना था। और अनिका जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो वो अपने फ़ोन से अब प्रोफेसर मनोज को कॉल लगा देती है। कुछ ही देर के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब यहाँ पर अनिका कहती है, हाँ सर, आप कहाँ पर हैं। इस बात पर अब प्रोफेसर मनोज कहते हैं, देखो मैंने अपनी नज़र कंपनी पर ही बनाई हुई है, लेकिन बेटा आप कहाँ हैं। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, मैं इस कंपनी के टेरेस पर ही हूँ। ये सुनते ही अब प्रोफेसर मनोज कहते हैं, तुम वहाँ पर कैसे पहुँची। इस बात पर अब अनिका कहती है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब आप बस बिना किसी की नज़र में आए हुए इस कंपनी पर अपनी नज़र बनाए रखिए। ये कहते हुए ही अनिका अब अपने कानों में ईयरपोड्स को लगाकर अब अपने फ़ोन को पॉकेट में रख देती है, और अब वो टेरेस से एलिवेटर में जाकर वो यहाँ पर सीधा ही बेसमेंट के बटन को प्रेस कर देती है। अनिका को पता था कि नानी माँ ने उस केमिकल को कहाँ पर दफन किया है। कुछ ही देर में अनिका अब यहाँ पर बेसमेंट में आ जाती है, और वो जैसे ही एलिवेटर से बाहर आती है तो अब वो अपने स्टेप्स को काउंट करने लगती है। जैसे ही अनिका ने यहाँ पर 30 स्टेप्स काउंट किए तो वो वहाँ पर 30वें स्टेप पर अपना कदम रखती है तो उसके चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है। और अब अनिका यही सोचती है कि एनी ने यहाँ आकर अपना काम कर दिया है, इसलिए वो टाइल्स पर एक जोर का पंच मारती है, जिससे कि वो टाइल्स अब टूट जाता है। और अनिका भी अब अपने पॉकेट से एक टूल निकालकर वहाँ की मिट्टी को हटाने लगती है। और जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा होता है तो अनिका को यहाँ पर एक छोटा सा ग्लास का जार मिट्टी में दफन दिखाई देता है। उस जार को देखने के बाद अनिका बड़ी ही सावधानी से उस जार को निकालकर अब अपने हाथ में ले लेती है, और अब उसे अपनी साइड में रखती है। और वो सब कुछ फिर से पहले जैसा करके अब उस केमिकल को अब अपने हाथ में सेफ्टी के साथ खड़ी होती है, क्योंकि अनिका को सबसे पहले यहाँ से सेफली इस केमिकल को लेकर जाना था। अनिका ने ये काम बड़ी ही सावधानी से कर भी लिया था, लेकिन इससे पहले कि अनिका कुछ आगे करती कि तभी एक बंदूक अब अनिका के सिर पर रखने का आभास होता है। अनिका को आभास होता है कि कोई उसके सिर पर बंदूक लगा कर खड़ा था, और अब वही शख्स कहता है, वेरी गुड, अब इसके आगे कोई भी होशियारी मत करना अनिका, इस केमिकल को हमें दे दो। अब उस शख्स की इस बात पर अब अनिका जब पीछे मुड़कर अपनी आंखों को तिरछी करते हुए देखती है तो ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि कमल डोगरा की थी, क्योंकि कमल डोगरा भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। इससे पहले कि अनिका अब कोई भी स्टेप उनके सामने लेती कि तभी उसके कानों में अब एक और आवाज़ आती है, अनिका देखो, सोचना भी मत, वरना ये तुम्हारी माँ का वफादार कुत्ता बेमौत मारा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वो प्रोफेसर अभी बाहर खड़ा हुआ था, और उसे भी यहाँ पर अपनी बंदूक की नोक पर अभी एक शख्स अंदर लेकर आ जाता है, और वो कहता है, जैसे तुम्हारे पति के कजिन की मौत हुई है ना, बस वैसे ही ये प्रोफेसर भी बेफालतू में मारा जाएगा। वैसे एक बात का बहुत ही बुरा लगा कि तुम्हें कि हमें उसकी बॉडी नहीं मिली है। अरे पता नहीं 16वें फ्लोर से जंप करने के बाद भी उसकी बॉडी कहाँ गायब हो गई। मेरे ख्याल से वो भी हवा में ही है, कहीं लटका हुआ होगा, कहीं हवा में नहीं। अब तक तो उसकी बॉडी भी हमें मिल जानी चाहिए थी। जैसे ही अनिका ने ये सुना तो अनिका अब काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर वो रोहित के कौन से कजन की बात कर रहे हैं। और अब अपनी हैरानी से ही अब अनिका उनसे कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो, और किसे मारा है तुमने। देखो मुझे सच बताओ, तुमने क्या किया है। अब यहाँ पर ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नेत्रा थी, क्योंकि नेत्रा ही अब यहाँ पर प्रोफेसर के सिर पर अपनी बंदूक लगा कर लाई थी। इसलिए अब नेत्रा कहती है, शांत हो जाओ अनिका, मुझे शोर मचाकर कुछ भी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
क्योंकि जो काम मैं शांति से कर सकती हूँ उसके लिए मुझे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, एंड यस बी रेडी फॉर दिस गिफ्ट। और ये कहते हुए ही नेत्रा अब अनिका के गाल को पकड़कर अब उसकी आंखों में देखने लगती है। इधर कुछ देर तक अनिका के साथ आई कांटेक्ट करने के बाद अब वो अनिका को कहती है अब इस केमिकल को तुम ही यहाँ पर फैलाओगी, और तुम्हें ऐसा करने के लिए रोहित मारवा ने कहा है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई ना? तुम समझ रही हो ना अनिका मेरी बात को कि मैं कहना क्या चाहती हूँ? और ये कहते हुए ही नेत्रा अब अनिका को छोड़कर अब वो कुणाल से कहती है इसे लेकर जाओ नदी के किनारे, ये इस केमिकल को नदी में मिलाएगी। उसके बाद मनाली की हवा में सच में जहर घुल जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर कुणाल डोगरा को अनिका को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहती है, ताकि अनिका ये काम इस पानी को जहर बनाने का काम अनिका खुद अपने हाथों से करे और इसका सारा का सारा इल्जाम फिर रोहित पर आए। इधर नेत्रा की ये बात सुनते इधर ये कहते ही नेत्रा अब जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसे अब अपना प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल होता हुआ नजर आता है। तभी अब यहाँ पर कुणाल अब अनिका के पास आकर कहता है चलो अनिका मेरे साथ। और ये कहते हुए ही कुणाल अब आगे आगे जाने लगता है, तो वहीं अनिका अब कुणाल के पीछे पीछे जाने लगती है। और इधर प्रोफेसर मनोज अनिका को इस तरह से जाता हुआ देखकर अब काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसने साफ साफ अपने कानों से सुना था कि ये सब क्या हो रहा है। इसलिए प्रोफेसर मनोज पीछे से अब उसे आवाज देते हुए ही कहता है अनिका रुको अनिका, अपने सेंस में आओ। देखो तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो। तुम ये सब करने के लिए यहाँ पर नहीं आई थी अनिका। तुम्हें तो मनाली शहर को बचाना है, ना कि खुद उसे अपने हाथों से तबाह करना है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर मनोज की बातें अनिका के कानों में पड़ ही नहीं रही हो। वो तो बस कुणाल डोगरा के साथ साथ उसके पीछे पीछे ही जा रही थी।